Question 1. Check whether the function f r to r defined as fx equal to x cube is 1 1 or not. तो लेट करेंगे फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन x2, x1 x2 बिलोंग्स टू r. तो अब इन्हें हम लिख सकते हैं x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब एक साइड ले आए, x1 माइनस x2 ब्रैकेट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 इक्वल टू 0. तो दूसरा वाला हमारा हमेशा पॉजिटिव रहने वाला, तो फर्स्ट वाले को हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2, हेंस fx इज 1 1 फंक्शन. ओके, तो हम इसका दूसरा और पार्ट देखते हैं. हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन अ सेट ए हुज एन ए इक्वल टू 3. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमें दे रखे हैं 3. तो एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, जहाँ पे n हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो हम इसे जब पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6. क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है अ रिलेशन r इन S हमारा एक सेट है 1, 2, 3, जिस पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है 1, 1, 2, 2, 3, 3. तो हमें ये बताना कि हम कौन सा एलिमेंट एक इसमें से रिलेशन में से डिलीट कर दें जिससे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए. तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है. तो इसमें से एक ही एलिमेंट है 1, 2 जिसे हम रिमूव कर देंगे तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा. थर्ड क्वेश्चन भी हमें रिलेशन एंड फंक्शन से दे रखा है, जिसमें रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट √a इक्वल टू b. हमें बताना ये फंक्शन है या नहीं है और जस्टिफाई करना है. तो हमें पता है कि √a इक्वल टू b है, हमें दिया गया है जो a और b रियल नंबर से बिलोंग करते हैं. तो √a इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ऑल बिकॉज जो a है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में नहीं हो सकता है, वहाँ पे इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं. सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन. अब इसका और पार्ट देख लेते हैं. एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन A divide into a equivalence class A1, A2, A3. What is the value of A1 union A2 union A3 और उसका ही इंटरसेक्शन. तो हमें पता है कि जब इक्विवेलेंस क्लासेस में हम किसी सेट को तोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन होता है वो एक इक्वल हो जाता है और जो इंटरसेक्शन होता है इक्विवेलेंस क्लासेस का वो 5 के इक्वल हो जाता है. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे. इफ़ A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू n एंड m इंटू 5 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ 5a माइनस 3b गिवन दैट इट इज़ डिफाइंड. ओके, तो हमें इसमें पता है कि जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए. तो हम इसे कंपेयर करा देंगे सिंपली. तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो 3 इंटू 5 आ जाएगा. यही हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 ऑर्डर का और कंडीशन दे रखी है इफ़ i इक्वल टू j, तो हमें 0 पुट करना है, और इफ़ i इज नॉट इक्वल टू j देन हमें पुट करना है 1. तो हमें इससे एक मैट्रिक्स बनाना है. तो हम देखते हैं A11 जो कि दोनों इक्वल हैं तो हम 0 रख देंगे. A12 इक्वल नहीं है तो हम इसकी जगह 1 रख देंगे. तो हमें एक सिंपली सा एक मैट्रिक्स मिल जाता है. अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है I. और इसके और पार्ट में हमें दे रखा है एक मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का और उसका डिटर्मिनेंट -4. तो हमसे पूछा गया है एडजेसेंट ए निकालने के लिए. तो इसके लिए एक फार्मूला होता है ए एडजेसेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हमें इसे तोड़ लेंगे, मतलब दोनों ओर डिटर्मिनेंट ले लेंगे. तो ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजेसेंट ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू इसका होल डिटर्मिनेंट ले लेंगे. यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो उसका ऑर्डर होता है वो पावर में चला जाता है उस डिटर्मिनेंट के. तो हम उसी प्रकार अब इसे यहाँ पे नीचे ले आएंगे ए को. तो ये ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट बन जाएगा
जिसमें हम -4 पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि इंटीग्रेशन से है, जिसके दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो हमें इसमें ये पता होता है कि जब ex, हमें इसे पहचानने का तरीका बस ये है कि हमें ex दिखाई दे जाता है जो बाहर लिखा होता है। तो हम चेक करते हैं जो पहला या दूसरा दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, जो उनमें से एक दूसरे का डेरिवेटिव होता है। अगर वो हो जाता है तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो ex fx प्लस c, यही इसका आंसर है। तो और क्वेश्चन में देखते हैं, अब एवेल्यूएट करना है हमें इस फंक्शन को, -π/2 से π/2 तक जा रहा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी थोड़ी सी ट्रिक है कि एफ एक्स को हमें चेक करना है। एफ माइनस एक्स इजक्वल टू माइनस एफ एक्स अगर हो जाता है तो ये एक ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो हो जाता है। तो हमने जब इसे यहाँ पर चेक किया एफ माइनस एक्स, जब माइनस एक्स स्क्वायर साइन माइनस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बना देगा, जिससे कि इसका इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इजक्वल टू एक्स स्क्वायर, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इजक्वल टू -1 एंड x इजक्वल टू 1। तो इसे हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। तो ये पैराबोला है जो कि y एक्सिस पे है। तो ये जो सैडेड पार्ट है इसका हमें एरिया निकालेंगे और इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वन साइड का ले लेते हैं। तो जब हम इसे पुट करेंगे, जो हमें दे रखा था y dx को, तो एक्स स्क्वायर पुट किया हमने, 0 से 1 तक जाएगा, और हम जब x की जगह 1 रखेंगे उसका क्यूब 1 ही होगा, और ये 3 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें हमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है dy/dx -4xy²। तो y स्क्वायर को हम dy के नीचे ले आएंगे और dx को दूसरी साइड ले जाएंगे, उससे उन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने पे हमें कुछ इस प्रकार की इक्वेशन बन के आ जाएगी, -1y इजक्वल टू -2x² प्लस c, जिसे हम a मान लिया है। अब आते हैं हम y 0 इजक्वल टू 1 दे रखा था, तो x इजक्वल टू 0 हो गया, y इजक्वल टू 1 हो गया। तो अब हम इस पर पुट कर देंगे जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, जिससे हमें c इजक्वल टू 1 मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज़ ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट, जो कि सैम्पल पेपर की जो आंसर शीट है उसमें गलत दे रखा है हमारी तरफ से। तो इसका जो आर्बिट्री कांस्टेंट का नंबर है वो 1 आ जाएगा। अब इसका और पार्ट देखते हैं। फॉर द वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि 3 आ जाएगी। वो i कैसे है, तो यहाँ पे हमने हैशटैग बना के लिख रखा है, फॉर होमोजेनियस द टोटल डिग्री ऑफ ईच शुड बी इक्वल। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं x की पावर 3 है, x2 y1 तो इसकी पावर भी 3 हो जाएगी, x1 y2 तो इसकी पावर भी 3 हो जाएगी। तो n इक्वल टू 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू -3/4j। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें बताना है, तो सबसे पहले जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, उसे हम माइनस में ले लेंगे। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलने वाला है j। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। साइड हैं जो कि वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही हैं, i डायरेक्शन में है और j डायरेक्शन में है, मतलब x y में है। तो इसका डायरेक्टली फार्मूला हो जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2, मॉडुलस लगाएंगे क्योंकि इसके बाहर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, 2i इंटू -3j। तो जो हमारे पास सॉल्व करके आने वाला है वो है 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स a एंड b गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर a प्लस यूनिट b इजक्वल टू 1। तो इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो a यूनिट प्लस b यूनिट वेक्टर दे रखा है दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे,
स्क्वायर लेने के बाद इसे हम खोल देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1 आ गया। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 होगा, तो हम इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2ab इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1। तो a डॉट बी इक्वल टू आ जाएगा -1/2, 2 नीचे आ गया है। तो अब हम इसका लिख सकते हैं a डॉट बी को मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ v कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। तो जो थीटा है वो कॉस इन्वर्स -1/2 आ जाएगा, क्योंकि जो a और b का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 1 आने वाला है। तो जब अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, जो 1/2 दे रखा है हमें कॉस, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120, जिसे हम लिख सकते हैं 2π/3। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू yz प्लेन। नॉर्मल टू yz प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो हमारा जो अल्फ़ा बनेगा वो तो 0 डिग्री हो जाएगा, बीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा वाई एक्स प्लेन का मतलब जो एंगल होगा, और जेड एक्स पे जो गामा बनेगा वो भी 90 हो जाएगा। तो हमारे कोसाइंस आ जाएंगे L इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस 0 इक्वल टू 1, M इक्वल टू कॉस बीटा कॉस 90 इक्वल टू 0, N इक्वल टू कॉस गामा कॉस 90 इक्वल टू 0। तो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हमारे पास 1 0 0। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन है तो जो हमारा जेड हो जाएगा वो तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 3/3 इक्वल टू वाई माइनस वाई 1/-1 इक्वल टू जेड माइनस 5/-5 इक्वल टू लैम्डा। जेड इक्वल टू 0 है, तो जब हम सबसे पहले इसी में पुट कर देते हैं जेड -5/-5 इक्वल टू लैम्डा, तो हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 1। अब हमें इसकी मदद से x की भी वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आई है 0, y की भी निकाल लेंगे जो कि आई 0। तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, 0, 0। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ a एंड v सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली आर 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो हमें सबसे पहले लिख लेंगे p प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 1/4, और हमें इंडिपेंडेंटली बोला गया है तो p a इंटरसेक्शन b आ जाएगा pa इंटू पी बी, जो कि 1/12 आ गया। तो हमें पता है कि जो इसमें पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कैसे भी करके, चाहे वो a करे चाहे वो v करे। तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए तो उसका यूनियन आ जाएगा, कोई भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पी ए यूनियन बी, जिसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो एट लास्ट हमें आंसर मिलेगा 1/2। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम इक्वल टू 1/2। Question number 16. The probability that it will rain on any particular day is 50%. Find the probability that it rains only on first 4 days of a week. तो फर्स्ट 4 डेज़ के लिए बोला गया है, टोटल डेज 7 हो जाते हैं। तो probability ऑफ रेन ऑफ एनी डे तो वो हो जाएगी 50% इक्वल टू 1/2, और ना होने की भी probability हो जाएगी 1/2, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट 4 डेज के लिए हम निकालेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे बाकी बचे हुए 3 डेज़ की प्रोबेबिलिटी ना होने की, तो हमें पूरा मिल जाएगा कि कितने दिन होगी बारिश, पहले 4 दिन की। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 3, तो आ जाएगा 1/2 की पावर 7, जो कि होता है 1/128।